Hello everyone, my name is Devyani Gohil and I am from Nagpur College of Pharmacy and today my topic is sterilization method. इंट्रोडक्शन पार्ट स्टरलाइजेशन मतलब एक ऐसा टर्म है कि स्टरलाइजेशन मीन्स जो सामने जो कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्टरलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स इन्वॉल्व है। So, यहाँ पे एक ऐसी मेजर टेक्निक है दैट इज इन सिटू स्टरलाइजेशन जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है। बेसिक आइडिया इंट्रोडक्शन यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे हम हीट पास करते हैं, ये जो है वो बायोरिएक्टर को रेफर करता है। हीट पास करते हैं, हीट मींस एज अ स्टीम यहाँ पे पास करता है जो कि इंटरनल कॉलर जैकेट को जो है वो स्टरलाइज करता है, मींस हीट करता है। अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेल्सियस इसका हम टेम्परेचर रखते हैं 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, इफेक्टिव स्टरलाइजेशन हमें मिलना चाहिए इसलिए। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट जो जिसका इंट्रोडक्शन हमें दिखा दैट इज इनसिटू स्टरलाइजेशन। सो इनसिटू स्टरलाइजेशन जो ऐसी प्रोसेस है जो कि बायोरिएक्टर को रेफर करती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेक्निक है बहुत सारे इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशंस में वगैरह यूज किया जाता है। अभी वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। सो यहाँ पे जो बायोरिएक्टर है वो एज अ जाइंट स्टरलाइजेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं और सॉरी ट्रीट करते हैं इसको। सो यहाँ पे सबसे पहले जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो सबसे पहले हम वेसल में ऐड करेंगे। उसके बाद सैचुरेटेड स्टीम हम इंट्रोड्यूस करेंगे जैकेट या फिर इंटरनल कॉइल में। उसके बाद जो बायोरिएक्टर के उसके बाद जो टेम्परेचर है उसको हम सिस्टम के उसको हम 120 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो मतलब यहाँ पे जो स्टरलाइजेशन है मतलब पूरे तरीके से जो बायोरिएक्टर स्टराइल होने तक हमें वो ये जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना है। सो दैट जो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अंदर जैसे वायरसेस फंगी एंड ऑल वो पूरा जो है वो अंदर किल हो जाएगी। अभी उसके एडवांटेजेस है कि कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है, इफेक्टिव है, मिनिमाइज कंटामिनेशन रिस्क। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो सिस्टम से वो पूरे क्लोज रहेंगे सो द पोस्ट कंटामिनेशन जो होगा वो मिनिमल रहेगा। उसके बाद उसके लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस में जो हीट सेंसिटिव कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे विटामिन या फिर बहुत सारे अमीनो एसिड्स तो वो डिग्रेड हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। एनर्जी इंटेंसिव, उसके बाद टाइम जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड रहेगा। सो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है वो। एप्लीकेशन में वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है तो फार्मास्यूटिकल फर्मेंटेशंस में, एंटीबायोटिक वैक्सीन बनाने के लिए वगैरह। फिर फूड टेक्नोलॉजी में एंजाइम प्रोडक्शन प्रोबायोटिक्स के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोडक्शन, बायो रेमिडिएशन प्रोसेसेस, यहाँ सब ये जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन देखेंगे। सो कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन जो है वो रैपिड ट्रांसफर करता है हीट को मीडियम में थ्रू स्टीम कंडेंसेशन। सो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर की नीड है उसका यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। सो यहाँ पे जो स्टीम इंजेक्ट करते हैं हम सिस्टम में नोजल थ्रू। उसके बाद जो मीडियम है वो लुप में रहता है फॉर प्री डिटरमाइनिंग होल्डिंग टाइम अंटिल द एंटायर मीडियम इज स्टराइल। उसके बाद ये जो कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट है बैच स्टरलाइजेशन के कंपेयर से, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा हीट या फिर एनर्जी हम यूज नहीं कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हम हीट कोल्ड एंड कूल पूरे सिस्टम को नहीं कर रहे, हम एट अ टाइम जो इनलेट स्ट्रीम्स के जो पोर्शंस है उसको एट अ टाइम हीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी है वो सेव हो। यहाँ पे जो लूपिंग स्टेराइल मीडियम ट्यूब्स है जो कि हाई टेम्परेचर पे रहते हैं और जो फास्ट इनलेट ट्यूब्स का जो डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हम हमें हेल्प करता है टू अनस्टेराइल द मीडियम। उसके बाद यहाँ पे कोल्ड वाटर स्ट्रीम के बजाय हम पूरा जो स्टराइल मीडियम है उसको कूल करते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो लो करते हैं। उसके बाद फाइनली जो स्टराइल मीडियम है वो कूल हो जाता है एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू और जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट हो जाता है और हमें प्रोसेस पैरामीटर्स को मीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम दिया है, यू कैन टेक अ लुक एट दिस वन। नाउ कंटिन्यूअस हीट स्टरलाइजेशन। कंटिन्यूअस हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है, ये जो मेथड है 140 डिग्री सेल्सियस पे कैरिड आउट होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 30 टू 120 सेकेंड्स। यहाँ पे ये जो इसका प्रिंसिपल ऐसा है कि जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा उतने ज्यादा उतने अमाउंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फास्टली किल हो जाएंगे।
उसके बाद ये जो है वो डायरेक्ट स्टीम इंजेक्शन या फिर हीट एक्सचेंजर, ये दो मेथड ये यूज करता है। उसके बाद कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन प्रोसेस में 3 टाइप्स इन्वॉल्व है हीट एक्सचेंजर के। उसमें पहला जो है वो टेम्परेचर को राइज करेगा 90 to 120 डिग्री सेल्सियस पे और 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद सेकेंड एक्सचेंजर जो है वो और ज्यादा बढ़ाएगा, दैट इज 140 डिग्री सेल्सियस, और मेंटेन करेगा 30 to 120 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद जो थर्ड हीट एक्सचेंजर है वो जो टेम्परेचर है उसको कूल करेगा, कम करेगा 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। अभी जो एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड है स्टरलाइजेशन के लिए वो डिपेंड करेगा सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साइज के ऊपर। जितना ज्यादा बड़ा साइज रहेगा उतना ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद इसका मेन एडवांटेजेस जो है कि कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन से अबाउट 80 to 90% जो एनर्जी है वो कंजर्व करता है, कंजर्व करता है। उसके बाद इसका लिमिटेशन है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं मीडियम में जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके वजह से। उसके बाद जो स्टार्च कंटेनिंग कल्चर मीडियम है वो विस्कस बन जाता है कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन में, और वो फर्दर यूज नहीं किया जाता। से यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस हीट स्टरलाइजेशन की डायग्राम दी हुई है। उसके बाद बैच स्टरलाइजेशन। सो बैच स्टरलाइजेशन में ये कुछ घंटे लेता है बायोरिएक्टर को हीट करने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे 20 to 30 मिनट्स लगते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ये जो प्रोसेस है वो 121 डिग्री सेल्सियस पे कैरिड आउट रहता है बैचेस वॉल्यूम में बायोरिएक्टर के। ठीक है, यहाँ पे दो डिसएडवांटेजेस है बैचेस स्टरलाइजेशन के, कि ये जो है वो कल्चर मीडिया को डैमेज करेगा या फिर हाई एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स रहता है उसका अल्ट्रेशन हो जाता है, पीएच चेंज हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है कल्चर मीडियम का। उसके बाद हाई एनर्जी कंजम्पशन में 20 to 60 मिनट्स जो एक्चुअल प्रोसेस है स्टरलाइजेशन की वो रिक्वायर्ड रहेगी। उसके बाद कूलिंग के लिए 1 से 2 घंटे लगेंगे। अभी ये जो पूरा प्रोसेस है ये एनर्जी का वेस्टेज हो गया, और यहाँ पे बैच स्टरलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सो मेथड देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट बैच स्टरलाइजेशन में। डायरेक्ट बैच स्टरलाइजेशन में जो हीट है वो इंजेक्ट करते हैं हम डायरेक्टली वेसल में। स्टीम जो है वो प्योर रहनी चाहिए, केमिकल फ्री रहनी चाहिए, सो दैट फर्दर कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए इसलिए। उसके बाद फास्टर हीट है, बट ये जो है मीडिया कंपोजिशन को अल्टर करता है। उसके बाद इनडायरेक्ट बैच स्टरलाइजेशन। इनडायरेक्ट बैच स्टरलाइजेशन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कॉइल्स या फिर जैकेट्स थ्रू होगा। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा स्टीम या फिर मीडिया के थ्रू। उसके बाद ये मोर कंट्रोल रहेगा बट स्लो रहेगा। उसके बाद डिसएडवांटेजेस के मीडिया डैमेज, मतलब न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन होता है, पीएच चेंज होगा, डिस्कलरेशन होगा मीडियम का। उसके बाद हाई एनर्जी कंजम्पशन में लॉन्ग हीटिंग किया एंड कूल टाइम। सो यहाँ पे एनर्जी जा रहा है और टाइम भी जा रहा है। ओवरऑल प्रोसेस जो है वो 2 से 3 घंटे देता है, और एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ इसको हम कब यूज करेंगे कि ये जो स्मॉल बैचेस वॉल्यूम है उसके लिए सुटेबल है। फिल्ट्रेशन उसके लिए सूटेबल है, आइडियल है। उसके बाद लेबोरेटरी में या फिर पायलट स्केल प्रोडक्शन में वगैरह हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है वो पूरी डायग्राम दी गई है बैच स्टरलाइजेशन। उसके बाद एयर स्टरलाइजेशन। सो एयर स्टरलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो है कि एयर स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और डिस्ट्रॉइंग एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगल स्पोर्स टू मेंटेन अ स्टराइल और क्लीन एनवायरनमेंट। सो एयर स्टरलाइजेशन मतलब ये जो है जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, और मतलब स्टेराइल रखेगा, क्लीन एनवायरनमेंट रखेगा। जैसे हॉस्पिटल्स है, लेबोरेटरीज है, क्लीन रूम्स है, उसके लिए इसका पर्पस क्या है कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है जो कि स्प्रेड होता है वो नहीं होना चाहिए। वो प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर करेगा, वो इंश्योर करेगा कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट सेंसिटिव सेटिंग्स में। उसके बाद इसके कॉमन मेथड्स है HEPA फिल्ट्रेशन, जो कि कैप्चर करेगा पार्टिकल्स जो कि 0.3 माइक्रोन से भी छोटा है। उसके बाद यूवीसी लाइट जो है वो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगी बाय डैमेजिंग देयर डीएनए। ओजोन स्टरलाइजेशन। ओजोन स्टरलाइजेशन जो है, ओजोन एक ऐसी गैस है जो ब्रेक डाउन करेगा माइक्रोबियल स्ट्रक्चर को, ब्रेक करेगा ओजोन गैस। उसके बाद हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज वेपर जो है वो सरफेस पे और एयर डिसइंफेक्शन पे यूज होता है।
इसके बाद एडवांटेजेस की वेराइटी ऑफ ऑप्शंस फॉर डिफरेंट सेटिंग्स, एनर्जी एफिशिएंट है, ऑफन सेफ एंड मोर अडेप्टेबल देन। इसके बाद एयर स्टरलाइजेशन मेथड बाय हीट, हीट के थ्रू। तो यहाँ पे जो मेथड है, एयर को स्टरलाइज करेंगे बाय पासिंग इट ओवर हीटेड सर्फेस, टिपिकली इलेक्ट्रिकल हीटेड ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल करेंगे थर्मल डिनेचुरेशन के थ्रू प्रोटीन और एंजाइम्स के। वर्किंग प्रिंसिपल इसका ऐसा है कि एयर जो है वो हीट करेंगे हम टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस के अबव। ओके, देन टाइम जो है वो एक्सपोज करेंगे, केयरफुली कंट्रोल करेंगे उसको इफेक्टिव माइक्रोबियल किल होने के लिए। उसके बाद जो रिक्वायर्ड कंटिन्यूस ऑपरेशन है उसको मेंटेन करके रखेंगे, require continuous operation to maintain temperature and sterilization efficiency। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पे फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम्स में हम यूज करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब, ड्राई हीट ओवंस में हम हीट यूज करते हैं ये फॉर स्टरलाइजिंग ग्लासवेयर। एंड ओकेजनली हम इसे बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के लिए भी यूज करते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या है कि हाई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। इफ हुआ तो यहाँ पे जो जो हाईली सेंसिटिव कंपोनेंट्स है उसका डीनेचुरेशन हो गया, डिग्रेड हो जाएंगे वो। उसके बाद स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड, तो यहाँ पे जो थर्मल इंसुलेशन है वो लगेगा, हीट रेजिस्टेंट डक्ट है वो लगेगा, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है वो लगेगा। ये जो है वो लार्ज स्केल वीएसी सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है, ये ऑक्यूपाइड पब्लिक स्पेसेस के लिए ये जो है वो सूटेबल नहीं है। मीन्स यहाँ पे ऐसा जो एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसमें जो एयर है पास होगी, उसमें बीच में वो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ पार्टिकल्स रहेंगे वो कैप्चर हो गए और रिमूव जो फ्री जो फिल्टर्ड एयर है वो बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे कॉमन फिल्टर्स यहाँ पे इंक्लूड है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स जो कि रिमूव करता है मोर देन 99.97% ऑफ पार्टिकल्स और मोर देन 0.3 माइक्रॉन्स। देन अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एयर फिल्टर्स जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है एचईपीए से। एंड ग्लास फाइबर फिल्टर्स या फिर मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो है अल्ट्रा क्लीन एनवायरमेंट्स के लिए यूज होता है। देन ऑफन ये जो है वो यूज करते हैं प्री फिल्टर्स के साथ, कैच करते हैं लार्ज पार्टिकल्स और एक्सटेंड करते हैं। देन उसका एप्लीकेशन है कि फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में वो यूज करता है, जो कंटामिनेशन होगा बायोरिएक्टर्स में उसको प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद फार्मास्यूटिकल क्लीन रूम्स में यूज करता है जो असेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करके रखता है। हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर्स में इंफेक्शन कंट्रोल करने के लिए, एचवीएसी सिस्टम्स में इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी। इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि हाईली इफेक्टिव है रूम रिमूविंग बैक्टीरिया स्पोर्स एंड पार्टिकल्स के लिए। यहाँ पे जो हीट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहते, आइडियल है टेम्परेचर सेंसिटिव एनवायरमेंट्स के लिए। कंटिन्यूअस ऑपरेशन पॉसिबल है यहाँ पे, कंटामिनेशन विद मॉड्यूलर सिस्टम एंड लेमिनर एयर फ्लो हुड्स। देन लिमिटेशंस की यहाँ पे जो फिल्टर्स है उसकी कोई भी नीड नहीं है रेगुलर मेंटेनेंस या फिर रिप्लेसमेंट। सॉरी, फिल्टर्स जो है उसका रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट होना चाहिए। यहाँ पे नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट गैसेस और वेपर, ये जो है वो केमिकल कंटामिनेंट्स को रिमूव नहीं करेगा। ये फिल्टर क्लॉगिंग जो है वो इंक्रीज कर सकता है उसका रेजिस्टेंस एंड एनर्जी यूज जो है उस वो भी। उसके बाद इंश्योर करना है कि जो ये है एयर टाइट सीलिंग है उसकी, बाईपास कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे डेप्थ फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेन कार्ट्रिज फिल्ट्रेशन, ये दो मेथड्स इंक्लूड है। सो फर्स्ट हम देखेंगे डेप्थ फिल्टर। सो डेप्थ फिल्टर में जब एयर हम पास करेंगे ग्लास फुल के थ्रू जो कि डेप्थ फिल्टर कंटेन करता है पार्टिकल्स के, सो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो ट्रैप होगा और जो प्योर एयर है वो जो है वो रिमूव हो। उसके बाद मेम्ब्रेन कार्ट्रिज फिल्टर हम देखेंगे। सो यहाँ पे जो प्लेटेड मेम्ब्रेन फिल्टर्स है, मतलब ये जो फिल्टर्स है वो रिमूवेबल प्लेटेड मेम्ब्रेन है जो कि सेलुलोज स्टर नाइलॉन या पॉलीसल्फोन के बने। अभी यहाँ पे जो मेम्ब्रेन कार्ट्रिज फिल्टर है जो वो जो है वो साइज में छोटे रहेंगे, सिंपल रहेगा ऑपरेशन के लिए, रिप्लेसमेंट भी इसमें रहेगा। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका लिमिटेशन है एयर स्टरलाइजेशन का, कि यहाँ पे जो फिल्टर है वो नहीं रहेगा जो कि बैक्टीरिया फेजेस को रिमूव करेगा। ठीक है, बैक्टीरिया फेजेस जो है वो क्रैपेबल है क्रिपिंग के लिए इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में, मतलब जो बायो बैक्टीरिया फेजेस जो है वो इंटरफेयर करेगा ग्लूटामिक एसिड के प्रोडक्शन में, जो कि कॉर्नी बैक्टीरियम ग्लूटामिकम कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।